सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई नई सीरीज मायावती की जिंदगी की असली कहानी जमी से आसमां तक। इसी एपिसोड में आज हम देखेंगे कि बहन कुमारी मायावती ने कितने तरह के संघर्ष किए। आज लोग कहते हैं कि मायावती संघर्ष नहीं करती, तो कितने तरह के संघर्ष करने पड़े ये आप लोगों के बीच में रखें। सबसे पहले जो संघर्ष शुरू हुआ, घर में भेदभाव से संघर्ष शुरू हुआ कि घर में लड़की की इज्जत कुछ और लड़के की इज्जत कुछ और। लड़कों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दी इनके पिताजी ने और लड़कियों को सरकारी स्कूल में, वहां संघर्ष करके जीत हासिल की। इसके बाद समाज से संघर्ष, जब कॉलेज में आई तो समाज से संघर्ष किया। समाज से संघर्ष करने के बाद जब वाम सेव का काम शुरू किया तो फिर घर में बहुत भारी संघर्ष उठाना पड़ा और इतना संघर्ष करना पड़ा कि उस संघर्ष के तहत घर को छोड़ना पड़ा। आर्थिक संघर्ष भी करना पड़ा, भावनात्मक संघर्ष भी करना पड़ा। इनके पिताजी ने, घर वालों ने भावनात्मक ब्लैकमेल भी करना चाहा, उससे भी संघर्ष करना पड़ा। ये भावनात्मक संघर्ष सबसे कठिन होता है और जवानी की मात्र 19 साल की उम्र में और उस संघर्ष को जीता। इसके बाद 1977 से लेकर 1984 तक वाम से DS4 और BSP बनने तक संघर्ष हुआ। इन सारे संघर्षों के बाद समाज से संघर्ष, जब बहन कुमारी मायावती घर छोड़ करके साहब कांशीराम के कमरे पे आ गई तो लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी। अपने लोगों ने, घर के लोगों ने, समाज के लोगों ने उस संघर्ष का सामना किया, मुकाबला किया, पार्टी में काम किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण संघर्ष रहा वो संघर्ष रहा संगठन के अंदर, संगठन के लोगों से, अपने लोगों से। और उस संघर्ष की कहानी आज हम बताएंगे साहब कांशीराम की जुबानी। उसको बहन कुमारी मायावती नहीं, साहब कांशीराम बताएंगे कि वो किस किस तरीके से संघर्ष किया। 1995 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी और उसके बाद 1997 में बनी, तो 11 महीने की जो सरकार मुख्यमंत्री काल की रही उसमें काफी कुछ लेखन हुआ। बहुत अखबारों ने अच्छा लिखा, बहुत अखबारों ने विरोध भी किया, तरह तरह के खबर आए। लेकिन इस बीच में एक पत्रकार थे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के मान्यवर मोहम्मद जमील अख्तर साहब। मोहम्मद जमील अख्तर साहब ने एक 450 पेज की किताब लिखी जिसका उन्होंने शीर्षक दिया, टाइटल दिया, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती। ये सबसे पहला खिताब आयरन लेडी का वहां से मिला और किताब लिखी गई 450 पेज की। इस किताब का विमोचन साहब कांशीराम ने करना था। 14 अप्रैल 1999 को इस किताब का विमोचन साहब कांशीराम ने किया था और इसकी प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो भी जमील अख्तर साहब के कहने पर साहब कांशीराम ने लिखा था। उस प्रस्तावना में क्या लिखा था ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं उसको आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा कि साहब कांशीराम ने क्या लिखा था उस प्रस्तावना में, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में और मायावती जी के संघर्षों के बारे में, जो खासकर अंदर के संघर्ष रहे। साहब ने लिखा, लेखक जमील पत्रकार चूक मायावती के कुल मिलाकर 11 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की लखनऊ में कार्यरत थे। वे तमाम चीजों को नजदीक से देखते रहे। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा लगता है यह पुस्तक आयरन लेडी के 11 माह के शासनकाल की सर्वाधिक प्रामाणिक तथा सही व्याख्या है।
साहब कांशीराम ने लिखा, इस किताब का टाइटल आयरन लेडी है। ऐसा लगता है कि यह नाम उस शक्ति पर आधारित है जो मायावती ने अपने 11 माह के शासनकाल के दौरान प्रदर्शित की। मायावती का गाइड और संरक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि उसका सख्त रवैया उस प्रारंभिक प्रतिरोध का परिणाम है जो बतौर लीडर उसके स्थापित होने के दौरान पेश आया। मेरे विचार में यह आरंभिक प्रतिरोध ही था जिसने मायावती को बाद में जीवन में आने वाली मुश्किलों को झेलने के लिए मजबूत बनाया। ये जो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं साहब कांशीराम, ये प्रतिरोध 1977 से लेकर के और 1984 तक के बीच का है, और 84 तक का 95 तक का है। ये जो प्रतिरोध कहां कहां आया, प्रारंभ में मायावती के पिता ने बीएसपी आंदोलन में उसके शामिल होने का विरोध किया। उनका ख्याल था कि बीएसपी आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा और उनकी बेटी शायद जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। उनका विचार था कि बेहतर यही होगा कि उनकी बेटी तामझाम वाली सरकारी नौकरी में अफसर बन जाए, और अगर आखिरकार मायावती को राजनीति में जाना ही पड़ता है तो उसे किसी ऐसी पार्टी में शामिल होना चाहिए जो स्थापित है तथा सफल है। मतलब कांग्रेस वगैरह किसी में जाना चाहिए था अगर जाना ही है, न कि उस पार्टी में जिसका भी अस्तित्व में भी आना बाकी है, क्योंकि 1977 में तो DS4 भी नहीं बनी थी, बीएसपी भी नहीं बनी थी। मायावती ने इस संबंध में मुझसे विचार विमर्श किया। मैंने उससे कहा कि यह मेरे सिद्धांत का मामला है और उसके लिए भी यह एक सैद्धांतिक मामला होना चाहिए। सफलता या विफलता बाद की चीज है, और अंततः मायावती ने बीएसपी आंदोलन को अपने जीवन का उद्देश्य चुना। ये साहब ने कहा कि ये प्रिंसिपल्स की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, सफलता असफलता तो बाद में देखी जाएगी। उनके पिता के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर मैंने फैसला किया कि मायावती को अपनी प्रतिभा उजागर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर दूंगा। मेरे इस कदम को बहुजन समाज आंदोलन के सीनियर लोगों ने पसंद नहीं किया। यहां से असली जो संघर्ष है, जो सबसे खतरनाक वाला संघर्ष है, मुश्किल वाला खतरनाक संघर्ष है, वो शुरू हुआ जिसे साहब कांशीराम बता रहे हैं। मेरे इस कदम को बहुजन समाज के सीनियर लोगों ने पसंद नहीं किया। ये लोग मायावती की मुखालफत करने लगे। इससे मायावती के समक्ष परेशानियां आने लगी। वर्ष 1982 और 1983 के दौरान दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 संगठन का व्यापक इस्तेमाल किया गया। इसके तहत बहुत सारे प्रयोग किए गए। इस प्रयोग के दौरान मायावती को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का भरपूर मौका मिला तथा शोहरत मिली, जिस कारण सीनियर लोगों में उसके प्रति ईर्ष्या और ज्यादा पैदा होने लगी। अब सवाल यह है कि काम उधर तो बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही हैं जिम्मेदार के साथ में। अब जब काम करेगा, जो मेहनत करेगा, सफलता उसी को मिलेगी, नाम भी उसी का होगा। तो इससे दूसरे जो साथी इनसे सीनियर थे उन्हें तकलीफ होने लगी। वे अपनी पूरी ताकत से मायावती का विरोध करने लगे, बजाय काम करने के कि जो मायावती कर रही है उससे दोगुना काम करें। वो पूरी ताकत से मायावती का विरोध करने लगे। इसी वातावरण में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ। ये समाज के अंदर विरोध, प्रतिरोध, अंतर्रोध ये सब चलते रहे। बीएसपी के कारण और ज्यादा अवसर सामने आने लगे। मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले को तैयार किया और जिले की कैराना लोकसभा सीट से 1984 में चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने भारत भर में जितने भी उम्मीदवार खड़े किए थे, मायावती ने उन सबसे ज्यादा वोट हासिल किए 1984 के पहले चुनाव में। इससे सीनियर लीडरों में और भी ज्यादा जलन की भावना जागृत हुई। सीनियर लोगों को, संगठन के लोगों को खुश होना चाहिए था कि भारत में इतने वोट किसी को नहीं मिले जितने मायावती को। खुश होने के बजाय
मायावती तारीफ करने के बजाय वो और ज्यादा दुखी होने लगे और ज्यादा जलन पैदा हो गई। वर्ष 1985 में मैंने उसे बिजनौर लोकसभा सीट तैयार करने का मौका दिया, क्योंकि साहब काशीराम पहले कह चुके हैं कि उनके पिताजी को के अंदर जो इनसिक्योरिटी की भावना थी, पता नहीं क्या करेगी, इसलिए साहब काशीराम ने मौका दिया और वो प्रूव करना चाहते थे, उनको पिताजी को दिखाना चाहते थे, समाज को दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से उस हकीकत और कहावत उनके सपने को साकार किया। उसके बाद उपचुनाव में उसे वहां से लड़वाया। 65,000 वोट प्राप्त करके मायावती ने चुनावी संघर्ष को त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। वर्ष 1987 में कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में हरिद्वार की लोकसभा सीट का उपचुनाव लड़ा। कांटे की टक्कर में कुमारी मायावती बहुत ही कम वोटों से उपचुनाव में हारी तथा 1,35,390 वोट लेकर कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवार के बाद दूसरे स्थान पर रही, जिसे कुल 1,49,000 वोट प्राप्त हुए थे। श्री रामविलास पासवान, जो कि कुमारी मायावती जी को हराने के लिए बिहार से आए थे, उन्हें केवल 34,000 वोट ही प्राप्त हुए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। उसकी इस सफलता ने उसके लिए और भी समस्याएं पैदा कर दी। ये बड़ी विडंबना हमारे समाज की आज से नहीं, शुरू से रही है कि संगठन बढ़ रहा है। इसमें केवल मायावती नहीं बढ़ रही थी, संगठन भी बढ़ रहा था, बीएसपी का भी नाम हो रहा था, लेकिन बाकी साथियों को तकलीफ होने लगी। सफलता ने उसके लिए और भी समस्याएं पैदा कर दी। बहुजन समाज आंदोलन के सीनियर लोग उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे दबाव डालने लगे कि मेरे द्वारा मायावती को दिए जा रहे अवसर में कटौती करें। वो साहब काशीराम तब दबाव डालने लगे कि इसको इतने मौके ना दिए जाएं। बात नहीं माने जाने पर ज्यादातर सीनियर नेता बीएसपी आंदोलन छोड़कर चले गए और अपने अपने ढंग से काम शुरू किया, लेकिन आज उनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। कोई कहीं नजर नहीं आता, जबकि मायावती सफल रही और यहां तक कामयाब हुई कि भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आज उसके पिता प्रसन्न हैं तथा आयरन लेडी मायावती को पढ़कर और भी खुशी महसूस करते होंगे। मायावती के दूसरे प्रतिद्वंदी क्या महसूस करते हैं या तो वही जाने, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि प्रारंभिक प्रतिरोध ने ही मायावती को इतना मजबूत बनाया कि वह इस किताब की आयरन लेडी बनी। ये साहब काशीराम के व्यक्त विचार हैं, जैसा उन्होंने लिखा है मैंने वैसे ही पढ़े हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। और इसका टाइटल साहब काशीराम ने दिया था कि मायावती ने अपनी क्षमता सिद्ध की, आदर्श सरकार दी। जो 11 महीने की जो 2 सरकारें रहीं उत्तर प्रदेश में, जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किए, जिसकी वजह से आयरन लेडी का खिताब दिया गया, तो उसमें जो आंतरिक संघर्ष रहा, संगठन के अंदर के लोगों से जो संघर्ष रहा, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। ऐसा साहब काशीराम ने इस प्रस्तावना में लिखा। और मेरा अपना मानना है, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मिलता रहता हूं। आज की तारीख में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हमने तुलना करते देखे हैं कि मायावती तो BA LLB पास है, मैं तो MA PhD हूं, मेरे अंदर ज्यादा काबिलियत है, और भी लोग थे, उन्हें क्यों नहीं आगे बढ़ाया। अभी 2 दिन पहले जयपुर से मेरे पास एक सज्जन का फोन आया। उसमें हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि वो दिसंबर 1977 की वो रात, वो मुलाकात, तो उनका फोन आया कि वो रात, वो मुलाकात सबसे काला दिन था भारत के इतिहास में और ऐसा नहीं होना चाहिए था।
हमारे समाज के व्यक्ति हैं और उनकी उम्र 80 साल के करीब होगी, 20 साल उनको रिटायर हो गए, उनको बहुत भारी तकलीफ आज भी है। किस कारण से है? जो मुझे लगता है, आज मैंने जो ये साहब की ये लिखी हुई किताब की प्रस्तावना पढ़ी है, तो ये तब भी पढ़े लिखे लोग यही कंपेयर करते थे कि मायावती मुझसे कम पढ़ी लिखी है, मायावती मुझसे जूनियर है, इसको क्यों बढ़ा दिया। मेरा अपना मानना है, और जहां तक राजनीतिक हमने जो देखा है सभी पार्टियों में, केवल बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों में राजनीति में जूनियरिटी सीनियरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, पढ़े लिखे होने का अनपढ़ होने का कोई क्राइटेरिया आज तक कहीं नहीं होता। राजनीति में ये सब चीजें साम दाम दंड भेद, कौन आगे निकलता है कौन पीछे निकलता है, यही महत्वपूर्ण है। जूनियरिटी सीनियरिटी कहीं नहीं होती और ना ही इसका कुछ महत्व है, और ना ही ज्ञान का या इंटेलिजेंसी या नॉलेज का कोई महत्व है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बीजेपी में, सीनियर लोग इंटेलिजेंट थे, लेकिन आज कहीं नहीं है, सब दरकिनार कर दिए गए और बीजेपी सफलता से सरकार चला रही है। तो इसलिए राजनीति में मेरा अपना मानना है कि जो साहब कांशीराम ने जो अंतर्गतरोध समाज संगठन के अंदर का बताया, ये शायद आज भी जारी है। साहब कांशीराम तो चले गए, इतना कुछ करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, साहब ने बहुत नजदीक से देखा परखा, जाना कई बार, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया, 2001 में बनाया। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों बनाया। उनके संघर्ष को नहीं देखते कि कितने संघर्ष किए, कैसे संघर्ष किए, कहां कहां संघर्ष किए। इन संघर्षों को कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन बस ये कहते हैं कि क्यों बनाया और क्या किया मायावती ने। मायावती सड़कों पे नहीं आती, मायावती ये नहीं कहती, मायावती कितनी सड़कों पे धक्के खाए हैं, ठोकर खाई हैं, कितनी रात और दिन, गर्मी ठंड और प्यास में भूखे प्यासे रहकर काम किए, ये शायद कोई देखना जानना नहीं चाहता। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज चलाई है कि जमीन से आसमां तक बहन कुमारी मायावती कैसे पहुंची, इसका संघर्ष, इसकी कहानी जन जन तक पहुंचे, ताकि लोगों को हकीकत और सच्चाई पता लगे। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का, और निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरा आपसे निवेदन है। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।